नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ज्ञानदेव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 14 फरवरी है। आज के दिन सीआरपीएफ के 40 जवानों ने अपना बलिदान दिया था। तो पुलवामा में वे 40 जवानों की शहादत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश उन्हें सशक्त नमन करता है। और इसी कड़ी में आज हम कल से आगे देखेंगे। कल जिसमें बताया गया है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कल 2 सवाल बताए गए थे। आज 2 के बाद तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल क्या कह रहा है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। यदि पुल किनारे से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, देखिए क्या दिया है। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या कह रहा है। एक मान ले क्या नदी, ये क्या मान ले नदी की चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही ज्ञात करना है। मान ले नदी की चौड़ाई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है बी। क्लियर, ए बी क्या हो गई, नदी की चौड़ाई हो गई। बता रहा है कि इसी पर 4 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पुल है। ध्यान दीजिएगा, इसी से 4.5 4.5 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पुल है। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है, पुल हो गया। बता रहा है कि कोई नदी है, उससे 4 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, पुल है। अब फिर आपसे बता रहा है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, मतलब नदी का एक क्या पुल है, पुल के इसी बिंदु से, मतलब इस मध्य बिंदु से या कहीं बिंदु हो जाए, इसी बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, मतलब इस वाले किनारे का अवनमन कोण इस वाले किनारे का। देखिए इस वाले किनारे का अवनमन कोण कितना हो गया। अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं, आपसे बताया गया है कि जब आप किसी को इसे नीचे करके देख रहे हैं, ऊपर से नीचे करके देख रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, अवनमन कोण होता है। तो बता रहा है कि अवनमन कोण क्रमशः क्या है, बताइएगा। अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। 30 और क्या है, 45 है। 30 और क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको इधर लिख दे रहे 4.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है इसका कितना है, 45 अंश है। मतलब ये 30 अंश है और ये क्या है, 45 अंश है। तो आपसे बताया गया है कि अवनमन कोण जो होता है, इसको ना लिखकर इस पर अवनमन लिखा जाता है। तो जितना अवनमन होगा, बताइए ऊपर से देखने पर जितना अवनमन होगा, नीचे से देखने पर, धरातल से देखने पर उतने तो उन्नयन होगा। जितना ऊपर से अवनमन बन रहा है उतना ही नीचे से उन्नयन बनेगा। तो उन्नयन बनेगा तो ये भी कितने अंश का बनेगा, 30 अंश। और इधर कितने अंश का बनेगा उन्नयन, इसका 45। क्लियर हो गया, फिगर आया समझ में। फिगर क्या है, फिगर आपसे फिर से समझे करा। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचा है, मतलब ये पुल है नदी के इस किनारे से यहाँ तक कितना ऊंचाई है इसकी, मतलब जो पुल की ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, ए वाली जो ऊंचाई है, ए वाली ऊंचाई कितना है, 4.5 मीटर है। वही बता रहा है आपसे कि पुल जो, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचा है। अब आपसे एक बात इसमें और कहा है कि ये तो इतनी ऊंचाई हो गई। अब बता रहा है कि जो पुल है, जो पुल आपसे बता रहा है, पुल के किसी बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा, आपसे बताया कि पुल के किसी बिंदु पर
मतलब पुल के चाहे यहाँ बिंदु हो, चाहे यहाँ बिंदु, चाहे कहीं बिंदु हो, उस बिंदु से नदी का अगर एक किनारा दूसरा, मतलब अगर नदी का सभी किनारा देखना हो तो बताइए कितने अंश का कोण बना रहा है। इस यहाँ से अगर इस किनारे को, एक किनारे को देखना हो तो 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहे हैं, और अगर इस किनारे को देखना हो तो कितने अंश के अवनमन कोण पे बना रहे हैं, 45 अंश के। मतलब एक 30 पर बना रहा है, दूसरा 45 पर बना रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है इसको कितना मान ले, यहाँ पर अगर इसका ये 30 अवनमन है, इसका अगर 30 अवनमन है तो ऊपर से देखने पर ये अवनमन 30 पर है, तो यहाँ से ऊपर देखने पर, इस बिंदु तक देखने पर ये उन्नयन भी कितना होगा, 30 होगा। यही बात इधर भी होगी, अगर अवनमन यहाँ पर 45 है तो इधर से भी देखने पर उन्नयन भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। अब इस पॉइंट को मान ले C और इस पॉइंट को क्या मान ले D। देखिए ध्यान दीजिए, हमें इतना ही बताना है कि जो नदी यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है, यही हमें चौड़ाई बताना है कि कितनी मीटर नदी चौड़ी है। देखिए इसके लिए करें क्या, एक पॉइंट मान लें कि मानेंगे माना AD बराबर x मान लें, इसको x मान लें, और B से D क्या मान लें, BD कर दें, BD बराबर y, इन दोनों को मान लें। मतलब इस AD को x मान लिया जाए और इस BD को y मान लिया जाए। ये हमारा x हो गया और हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो भाई अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे AB बराबर, तब AB बराबर क्या होगा, A से B पूरा निकालेंगे, तो जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो हमारा x और हमारा y मिलाकर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ये क्लियर हो गया। मतलब इसको मान ले, AD को x मान ले, BD को क्या मान ले, y मान ले, तो इक्वल क्या हो जाएगा, A और B टोटल कितना होगा, x और प्लस y। अब चलिए एक एक त्रिभुज से पहले देखेंगे। पहले मन करे तो ADC इस त्रिभुज से x की वैल्यू निकाल दें, और इधर चलेंगे तो BDC इस त्रिभुज से क्या निकाल दे, y। मतलब इसको अगर हम नंबर 1 त्रिभुज मान ले, इसको 2 मान ले, तो एक वाले त्रिभुज से x की वैल्यू निकाले और दूसरे वाले त्रिभुज से y की वैल्यू निकालकर दोनों आपस में टोटल ऐड कर दे, A से B की वैल्यू निकल जाएगी। वही दूरी हमें निकालनी है। तो देखिए लिखेंगे क्या, लिख दे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जब ADC में करेंगे तो थीटा कितने अंश के बराबर है, 30 अंश के। मतलब जो हमारा कोण है कितने अंश के बराबर है, 30 अंश के बराबर है। पहली बात हो गई। अब हमें निकालना क्या इसमें है कि हमें ये आधार निकालना है। अगर ये 90 पर बन रहा है तो हमारा आधार हो गया, हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है, लंब जो हमारा दिया है, और हमें क्या निकालना, क्या है, बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो देखिए मैं बताया था कल कि जो निकाला जाता है उसको अंश में करते हैं, तो अंश में क्या हो जाएगा हमारा, AD बटे हर में क्या होगा, जो दिया रहता है, CD दिया है, AD निकालना है, CD दिया है, CD कितना है, 4.5, तो AD बटे कितना हो जाएगा, CD। अब बताइए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, AD आधार है, CD क्या है, लंब है। आधार बटे लंब, जब यहां से हल करेंगे लाल बटे कक्का से, आधार बटे क्या पढ़ना है, लंब, लंब बटे आधार रहता तब तो tan होता, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, cot होगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, cot थीटा। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब आगे देखिए, cot थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर AD कितना है, अगर cot थीटा की जगह पर 30 अंश हो जाएगा, AD कितना हमारा है, A से D क्या माना गया है, x माने हैं, A से D क्या माना गया है, x, और बटे CD क्या है, CD यहां से यहां तक भाई, CD कितना है, 4.5, CD कितना है, 4.5। अब देखिए, चलिए देखिए काट 30 अंश की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप जानिए tan 30 अंश की वैल्यू। tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, tan 30 अंश इक्वल टू 1/√3। अगर tan 30 अंश इक्वल टू 1/√3 होगा तो इसका काट उल्टा होता है, जब काट उल्टा होगा तो cos 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा √3/1, या टोटल कितना हो जाएगा, √3। काट 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो यहाँ रखेंगे क्या आएगा, √3 बराबर x/4.5। इधर बेच के मल्टीप्लाई करिए, जब इधर बेच के मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा
4.5 रूट ऑफ 3। एक्स की वैल्यू तो हमारी आ गई, एक्स की वैल्यू क्लियर हो गई। देखिए अब एक वैल्यू तो हमें निकल गई, बारी दूसरी वैल्यू की। पहली वैल्यू तो हमें निकल गई, दूसरी वैल्यू चलिए देखिए, दूसरी वैल्यू क्या होगी। अब आगे दूसरी वैल्यू के लिए क्या कहेंगे, कह दें आगे के लिए कि त्रिभुज, बताइए दूसरी वैल्यू के लिए किससे त्रिभुज में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरे नंबर वाले त्रिभुज में चलेंगे ना, बीडीसी से वाई की वैल्यू निकाल दें, फिर दोनों जोड़ लें तो टोटल नदी की क्या निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। टोटल जोड़ लिया जाए तो नदी की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। चलिए देखिए ये वाली त्रिभुज, इसमें क्या होगा, बीडीसी ना, लिख दे त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में, जब त्रिभुज बीडीसी में करेंगे तो थीटा बराबर वही होगा 45 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। जब थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थीटा बराबर 45 अंश हो गया, तो अब इसमें भी देखिए फिर वही काम हो गया कि आधार नहीं दिया, लंब दिया है, मतलब बेस हमें पता करना है और परपेंडिकुलर दिया है। तो क्या लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे जो उसमें लिखे थे। क्या लिखा गया था बताइए, अब से बताया गया था कि होगा कितना। अब लिखेंगे इसमें, देखिए इसको, थीटा बराबर 45 अंश, इसमें लिखेंगे क्या, भाई होगा कितना, इसी को पहले लिखेंगे तो बीडी बटे परपेंडिकुलर कितना है, सीडी। अब ध्यान दीजिएगा, बीडी बटे अगर सीडी है, बीडी हमारा क्या आधार और सीडी क्या हमारा है, बताइए। बीडी हमारा आधार हो जाएगा और सीडी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बीडी आधार हो जाएगा, सीडी परपेंडिकुलर होगा। तो अब जाके लिखेंगे यहाँ पर, तो होगा कितना, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा आधार बटे लंब, वही मैं बताया आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का होता है। अगर आधार बटे लंब काट का होगा तो यहाँ काट 45 हो जाएगा, कॉट थीटा होगा। अब कॉट की जगह वैल्यू रखिए तो कॉट 45 बराबर बीडी कितना हो जाएगा, वाई, और बटे बीडी वाई हो जाएगा, बटे सी डी कितना होगा, सी से डी की वैल्यू 4.5। भाई ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 4.5। अब काट 45 अंश की वैल्यू एक होती है, क्योंकि साइन 45 कास 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो अगर साइन 45 की एक होगी तो कास 45 की भी क्या होगी, एक होगी। तो अगर कास 45 की एक होगी तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर वाई बटे 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वाई बराबर हो जाएगा 4.5। अब बताइए ये इतना मीटर आया, ये इतना मीटर आया, वाई टोटल आ गई। तो अब हमें पता क्या करना है कि नदी की चौड़ाई, देखिए हमें पता क्या करना है, नदी की चौड़ाई किसके बराबर, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर, हमें बताया गया एक्स प्लस वाई, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर क्या बताया, एक्स प्लस वाई। अब अगर नदी की चौड़ाई ए बी बराबर एक्स प्लस वाई बताया गया है, तो देखिए अभी यहाँ लिखा गया ए बी बराबर एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा बताइए, ए बी बराबर एक्स की जगह हमारा है 4.5 कैडी में 3, और प्लस वाई की जगह पर, वाई की जगह पर देखिए इसको भी घेर दीजिए, वाई की जगह पर क्या निकाला गया बताइए, वाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, वाई की जगह हमारा हो जाएगा 4.5, वाई की जगह क्या हो जाएगा 4.5। अब एक साथ निकाले, देखिए ए बी बराबर 4.5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर ले। अगर इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई आ गई। नदी की चौड़ाई कितना आ गई, 4.5 √3 + 1, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही आएगा। एग्जाम में यही सवाल, जब भी सवाल आएंगे, इतनी सवालें आएंगी सब, कितने 6 नंबर की सवालें आएंगी। हाई एंड डिस्टेंस से अगर सवाल आ जाए, आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी सवाल आ रही है आपकी, तो 6 नंबर की सवाल आती है, उससे कम में नहीं है। क्योंकि अब जो बनाया गया नई शिक्षा नीति के तहत कि 20 नंबर जिसमें OMR हो रहा है, 20 नंबर के बाद आपको 50 नंबर बच रहा है 70, तो 50 नंबर में जो सवाल आती है, जब भी आती है, या हमेशा 6 नंबर की देता है, इतनी बड़ी सवाल 6 नंबर में देता है। और सोल्यूशन बहुत मात्र का है, इसका बहुत आसान सोल्यूशन है, जब चाहे आसानी से सोल्यूशन इसका कर सकते, बहुत कठिन नहीं है, समझे। आगे इसको ध्यान से देखते रहिए, इसको देख लीजिए, फिर अगली सवाल आपको बता रहे चौथे नंबर वाली।
दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान दीजिए, बता आपसे क्या कह रहा है जैसे कोई एक टावर है, प्रकाश का स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ का मतलब कोई जैसे टावर सामने है, मान ले कोई क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मान ले कोई क्या है, टावर है ए बी, समुद्र में कोई टावर लगा है और ये क्या है, यहाँ से समुद्र का आधार है। क्लियर हो गया। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर पर समुद्र तल से दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यही प्रकाश की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको हम पहले ही मान लें, इसको हम पहले ही क्या करें, मान ले। जब मानेंगे तो क्या देगा, देखिए ध्यान दीजिए, जब इसको पहले मानेंगे होगा क्या, मान ले माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर एच, इसकी ऊंचाई इतना क्या मान ले, एच। क्लियर हो गया, एच मान लिया जाए। अब कह रहा है दो जहाजें खड़ी हैं, पहले ध्यान समझिएगा कि समुद्र तल में जो दो जहाज है, एक जहाज मान ले यहाँ, एक जहाज कहाँ, यहाँ, एक जहाज यहाँ पर सी है और ये वाली जहाज क्या, डी। कह रहा है कि यदि प्रकाश के एक दूसरे से ठीक पीछे, मतलब ये जहाज जो है इससे ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर, मतलब इन दोनों जहाजों में कितने मीटर का डिफरेंस है, 50 मीटर का। कितने मीटर का डिफरेंस है, मतलब ये दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। अब बता रहा है कि इन जहाजों का जो क्रम है, कहने का मतलब है कि इन जहाजों का जो क्रम है 30 और 45, 30 और 45 के अवनमन कोण से, मतलब ए वाला 30 अंश में बताया था कि जो ऊपर से देखने पर अवनमन होता है वही नीचे से देखने पर क्या होता है, उन्नयन होता है। तो कितना हो जाएगा, 30 अंश। अब अगर इसको सीधा यहाँ से मिला दिया जाए तो यह भी कितने अंश होगा, 30 अंश होगा। बताइए अवनमन हुआ कि नहीं, 30 अंश। ऊपर से देखने पर अवनमन 30 अंश और नीचे से देखने पर उन्नयन 30 अंश। अब कह रहा है दूसरा जो है वाली जहाज है, ठीक जो इसके पीछे है, उसका जो अवनमन कोण है कितना अंश का है, उसका अवनमन कोण क्या है, 45 अंश। तो यहाँ 45 अंश हो जाएगा। ये तो उन्नयन का 45 हुआ, जब आप अवनमन का 45 बनाएंगे तो यही हमारा अवनमन का क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। क्लियर हुआ फिगर, फिर से समझिए। कह रहा है कोई यहाँ पर लाइट है और लाइट जब इस जहाज को देख रहा है तो अवनमन कोण 30 अंश का बना रहा है, फिर ठीक उसके पीछे 50 मीटर जब आ रहा है तब जहाज का जो देख रहा है तब अवनमन कोण कितने अंश का बना रहा है, 45 अंश का बना रहा है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब बता रहा है कि जो अवनमन कोण इन दोनों जहाजों का है 45, 30 और 45 है, और जहाज जो है इससे 50 मीटर क्या है या पीछे है। मतलब इससे कह सकते हैं कि इन दोनों जहाजों के बीच का जो अंतर, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है 50 मीटर दूर है। तब आपसे बता रहा है कि बताइए जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले एक ए पॉइंट में नहीं दिया, ए सी जो कह रहा है कि जो ये दूसरी जहाज है इस जहाज से स्तंभ तक की दूरी हमें नहीं पता है, तो इसको भी मान ले, माना ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, माना ए सी बराबर क्या मान ले, एक्स। इसको क्या मान लिया जाए, एक्स।
तो भाई अगर टोटल निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक एडी निकालना होगा, तो एडी हमारा कितना होगा एक्स, और इधर कितना होगा 50, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, कह सकते हैं एडी बराबर एक्स प्लस 50 मीटर। सब मीटर कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में हल कर ले, फिर पूरे वाले त्रिभुज में हल कर, मतलब पहले इसमें हल कर ले, फिर पूरे में हल कर ले, और हल करके वहां से क्या करें, एच की वैल्यू निकाल ले। इतना ही करना है, क्योंकि इसमें ये जो सवाल है, इस सवाल में आपका ज्यादा मायने रखता है फिगर बनाना। अगर आपका फिगर बन गया, कैसे कैसे आपको डेरिवेटिव कर दिए, कैसे कैसे आपको फिगर दिया क्या कह रहा है, तो आप सॉल्व इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सॉल्व करने में बहुत कठिन नहीं होता। सबसे पहले इसी त्रिभुज में चल रहे हैं, तो लिख दे बी ए सी, कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। देखिए अगर बी बी ए सी मतलब इस वाले त्रिभुज में लेके चलेंगे, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 45 अंश, थीटा आपका 45 अंश हो जाएगा। और एक चीज भाई देखिए, इसको एक्स दिया, दोनों में से कोई नहीं दिया है। तो जब दोनों में से कोई नहीं दिया है, तो इसकी कोई कंडीशन, आप किसी को अंश मानिए किसी को हर मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों में से एक भी नहीं दिया है, तो आप किसी को भी अंश मान सकते हैं, किसी को भी क्या मान सकते हैं, हर मान सकते हैं। देखिए इसको क्या मान लें, अंश मान लें, इसको अंश मानिए, तो होगा क्या, ए बी बटे बी सी बराबर, अब बताइए ए हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी हमारा परपेंडिकुलर और बी सी हमारा बेस हो गया, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। तो टेन कितना हो जाएगा 45। टेन क्या हो जाएगा, या टेन थीटा एक बार चल के लिखिए, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। अब रखिए टेन थीटा की जगह पर 45 अंश बराबर ए बी आपका कितना है, ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एच। ए बी आपका क्या हो जाएगा, एच, और ए सी क्या हो जाएगा, बटे एक्स, एच बटे एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एच बटे एक्स। अब टेन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, तो एक बराबर एच बटे एक्स। ये भाई अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स की वन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अच्छा समीकरण एक मान लीजिए। मतलब एक चीज हमें बहुत क्लियर हो गया कि चाहे एक्स लिखे चाहे एच, ए वाली विषय तो बनाने में फिगर छोटी पड़ गई, लेकिन ए वाली दूरी और ए वाली दूरी आपस में क्या कह रहा है, बराबर है। समझ में, बनाने में फिगर छोटा पड़ा है, लेकिन ये बता दिया कि ए वाली दूरी और ए वाली दूरी क्या है, आपस में बराबर है, इसे हल करके आ गई। अब आगे चलिए, इतने के बाद आगे देखेंगे हम, तो आगे लिख दें कि हमें पूरे त्रिभुज में हल करना, बी ए डी, पूरे त्रिभुज में हल करके यक्स की वैल्यू निकाल दे, तो यक्स की वैल्यू निकाल के लाके यहाँ रख देंगे, एच की निकल जाएगी। इतने करना है, देखिएगा तो कहेंगे क्या, त्रिभुज बी ए डी में, इस त्रिभुज में हल करना बी ए डी में। अब जब बी ए डी चलेंगे इतना बड़े त्रिभुज में लेके, तो थीटा कितना होगा 30 अंश। थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 30 अंश। जब बताइए कोण का मान 30 अंश आ गया, लाके यहाँ कोण का मान हल करिए। जब कोण का मान यहाँ रखेंगे, तो अब बताइए कि मैं बताया था कि किसी को आप आधार मान लीजिए, किसी को लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों से बात एक ही आती है, हल करने पर वो आ जाता है। अब मान ले इसको हम क्या माने, इसको हम मान ले फिर माने इसको, इसको हम सॉरी कर्ण मान ले, सॉरी अंश माने इसको। अगर इसको अंश मान रहे हैं, तो होगा हमारा ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए डी। अब बताइए ए बी बटे ए डी, ए बी हमारा लंब है और ए डी आधार है। लंब बटे आधार फिर किसका हो जाएगा, टेन थीटा। लंब बटे आधार फिर किसका हो जाएगा, टेन थीटा। तो अब टेन थीटा की वैल्यू कितना रख दे, 30 बराबर ए बी हमारा हो जाएगा एच, अब बटे ए बी कितना हो जाए, अरे सॉरी ए बी नहीं, ए डी रहेगा भाई, ए बी बटे ए डी है,
बताइएगा tan 30 अंश बराबर ए बी तो यक्ष है और ए डी यहाँ से यहाँ तक हम बताएं आपको यक्स प्लस 50, तो यहाँ क्या रख दे यक्स प्लस 50। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी आएगी पहले देख लीजिए। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर यक्ष बटे यक्स प्लस 50। भाई एक चीज यहीं पे हल कर दे कि पहले हल कर लें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें तो कड़ी में 3 यक्ष बराबर इधर आएगा कितना यक्स प्लस 50। क्लियर। अब यही कुछ मत कहिए, कह दीजिए समीकरण एक से चलिए देखिए समीकरण एक से है क्या। समीकरण एक में आपको बताया गया है कि जो यक्स है किसके बराबर यक्ष के, तो जो यक्ष किसके बराबर यक्ष के, तो बताइए जहां यक्ष है, क्योंकि हमें यक्ष की वैल्यू निकालनी है तो ज्यादा लेके जाइए मत, क्योंकि जितना करा बस उतना करिए। अगर यक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो आप करिए क्या, डायरेक्ट यक्स की वैल्यू करने के लिए कहा जहां यक्स है वहां क्या रख दे यक्ष रख दे। तो अगर यक्ष रखेंगे तो कैरी में 3 यक्ष बराबर यक्ष प्लस 50 ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यक्ष को इधर लाइए, इधर लाएंगे तो जब इक्वल के इधर बराबर के इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, मतलब रूट में 3h माइनस एच बराबर कितना 50। अब बताइए दोनों में से एच एलसीएम ले लें हम लोग, सॉरी कॉमन ले ले तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 50। भाई एच की वैल्यू निकालना तो टोटल √3 माइनस 1 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो एच बराबर होगा कितना 50 बटे √3 माइनस 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए √3 माइनस 1 इसको यहाँ नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद हम कहते हैं क्या है कि अगर जब भी हर में अगर रूट दे दिया हो तो कोशिश करते हैं कि उसका परमेयीकरण कर दे, तो यहाँ लिख दे हर का परमेयीकरण। अगर हर का परमेयीकरण करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 50 बटे ये इसे रहेगा, परमेयीकरण में चिन्ह विपरीत चिन्ह से होता है। परमेयीकरण क्या होता है विपरीत चिन्ह से होता है। जब परमेयीकरण विपरीत चिन्ह से हो जाएगा तो यहाँ होगा आपका कितना एच बराबर 50 इधर हो जाएगा कैरी में 3 प्लस 1। ये भाई यहाँ देखिए एक बार आपका क्या कह रहा है समझ लीजिए, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ध्यान दीजिएगा एक बार जुड़ने का मतलब एक बार a प्लस बी हो रहा है एक बार a माइनस बी हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फार्मूला होता है। अगर एक बार a प्लस बी हो रहा है एक बार a माइनस बी हो रहा है तो इस फार्मूले पर यूज करेंगे। तो बताइए इस फार्मूले पर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर 1 का स्क्वायर। अब आगे हल देखिए, आगे क्या होगा, आगे हमारा हो जाएगा h बराबर 50 √3 प्लस 1 तो इसे रहेगा। तो बताइए कड़ी में 3 का स्क्वायर भी रहेगा, कड़ी भी रहेगी, कड़ी और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा 3 माइनस 1, तो h बराबर हो जाएगा 50 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2 कैंसिल कर दे, h बराबर आ जाएगा 25 कड़ी में 3 प्लस 1। ये भाई आपको निकालने किसकी वैल्यू थी h की, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यही आएगी। ध्यान दीजिएगा h की वैल्यू हो जाएगी 25 कड़ी में 3 प्लस 1। ध्यान से समझिएगा यही क्या हो जाएगी हमारे h की वैल्यू हो जाएगी 25 कड़ी में 3 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा इतना आप लोग इसको देख लीजिए, 2 सवालें हैं बाकी बचती है आपकी 2-3 सवाल और बचती है तो अगले क्लास में बताएंगे। इतने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़िए एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस में। धन्यवाद।